हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं अपना बीपीएससी 113 का यूनिट 10, यूनिट 11 और यूनिट 13। तो भाई इतने सॉरी यूनिट 12। तो 3 यूनिट आज हम एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। अब 3 यूनिट एक वीडियो के अंदर ये कैसे पॉसिबल है? भाई तीनों के तीनों यूनिट कार्ल मार्क्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो इन तीनों यूनिट के अंदर कोई और थिंकर नहीं है, बस सिर्फ हमारे कार्ल मार्क्स है। और कार्ल मार्क्स को तो हम फर्स्ट ईयर से ही जानते हैं। उनके बारे में तो ऑलरेडी हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं। तो अब इन तीनों यूनिट में कुछ भी आपको नया जानने के लिए नहीं मिलेगा। अब इसलिए नया कंटेंट के पीछे भगने के अलावा हमको क्या करना है, जो अब तक पढ़ा है ना हमने कार्ल मार्क्स के बारे में, उसी कंटेंट को यूज करके हम क्या करेंगे, बीपीएससी 113 के अंदर डालेंगे। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 10 बात करता है आपका हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म। अगर आपको बीपीएससी 101 याद होगा, तो उसके अंदर मैंने आपको हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म पढ़ाया है। अब मैं मानती हूँ कि भूल गए होंगे, बट कोई ना, वो दोबारा से पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है। तो हम हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म को समझेंगे। ये तीन फाइव स्टेजेस उन्होंने हिस्ट्री की बताई हुई है। एक एक स्टेज को पढ़ेंगे। प्रिमिटिव कम्युनिज्म, स्लेवरी, फिडवलिज्म, कैपिटलिज्म, ये सब पढ़ाया हुआ है मैंने। डायलिटिकल मेटेरियलिज्म ये भी पढ़ाया हुआ है। फिर चलते हैं हम यूनिट 11 के ऊपर। यूनिट 11 में क्लास एंड क्लास स्ट्रगल की बात की जाती है। क्लास स्ट्रगल पढ़ाया था बीपीएससी 101 के अंदर। वही होगा। क्लास स्ट्रगल किसके बीच में होगा? जो अब तक जितने भी हिस्ट्री के अंदर जितनी क्लासेस हर एक स्टेट सोसाइटी के अंदर, ठीक है, जैसे प्रोलेटरेट और बुर्जुआस के बीच में होगा, और लैंडलॉर्ड और पीसेंट के बीच में होगा। तो ये क्लास स्ट्रगल को हम अच्छे से पढ़ने वाले, दिक्कत नहीं लेने का है। अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आप खुद बोलोगे कि एक एक टॉपिक तो कवर हो ही गया है। ठीक है। फिर उसके बाद यूनिट 12 पे चलते हैं। यहाँ पे कैपिटलिज्म की बात की जाती है। तो कैपिटलिज्म क्या है आपको ऑलरेडी पता है। कैपिटलिज्म क्या है? कैपिटलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे हम प्राइवेट ओनरशिप के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है। यहाँ पे हमारा प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, हर एक रिसोर्स को कंट्रोल करके रखता है, ना कि कोई गवर्नमेंट या पर्टिकुलर, मतलब हाँ, हर एक इंडिविजुअल ऑन करके रखता है। ठीक है। तो कैपिटलिज्म की हम डेफिनेशन देखेंगे। कैपिटलिज्म के क्या क्या फीचर है ये देखेंगे। बहुत ही इजी सा चैप्टर है, तो 1-2 मिनट में हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो भाई कार्ल मार्क्स, जिसके आइडिया को हम क्या बोलते हैं, मार्क्सिज्म भी बोलते हैं। अब कार्ल मार्क्स बोल लो या मार्क्सिस्ट बोल लो या मार्क्सिज्म बोल लो, ठीक है, कार्ल मार्क्स एक पर्सन है। और कार्ल मार्क्स के आइडिया और उसके साथ उसके सपोर्टर के आइडियाज को हम क्या बोलते हैं, मार्क्सिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्क्सिज्म बोलते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने कार्ल मार्क्स के आइडियाज को। हाँ। तो बीपीएससी 101 का अगर आप यूनिट 4 उठाओगे, उसके अंदर पहले आपको ये बताया जाएगा मार्क्सिज्म क्या होता है, साइंटिफिक ओटोपियन सोशलिज्म क्या होता है, एवोल्यूशनरी एंड रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म क्या होता है। यहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल की बात की जाएगी। ये बेसिक प्रिंसिपल कुछ नहीं है, ये बीपीएससी 113 के ही चैप्टर है। डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म, हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म, थ्योरी ऑफ सरप्लस, क्लास स्ट्रगल, अभी यही तो बता रही थी मैं। थ्योरी ऑफ एलिनेशन, थ्योरी ऑफ फ्रीडम, ये सब वही टॉपिक है। अब तुम वहां पे कर लो या इस बुक से उठा के पढ़ लो, बात एक ही होगी। अब तुम्हारे ऊपर है कि पढ़ी पढ़ाई चीज को रिवाइज करो या फिर नया कंटेंट उठाओ। तो स्टार्ट करते हैं हम इसी को। तो भाई इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर के अंदर हम मार्क्सिज्म को समझने वाले हैं। मार्क्सिज्म के कुछ बेसिक प्रिंसिपल को समझने वाले हैं कि मार्क्सिज्म है क्या। ये मार्क्सिज्म है क्या? एक मार्क्सिज्म क्या है? एक रिवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी है जो क्रांति की बात करती है। बोलती है कि भाई सोसाइटी के अंदर चेंज लेकर आना है ना, तो क्रांति करनी पड़ेगी, शांति से कुछ नहीं होगा। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मोस्ट रिवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी भी बोलते हैं। जैसे लिबरलिज्म है, ऐसे ही मार्क्सिज्म क्या है, एक इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है अपने टाइम की। लिबरलिज्म, आइडियलिज्म और मार्क्सिज्म, ये क्या है, तीन इंपॉर्टेंट थ्योरी हमारी पॉलिटिकल साइंस के अंदर। अब एक थिंकर आते हैं, सीएल वाइपर। ये क्या बोलते हैं कि देखो भाई, हर कोई आ रहा है और हर कोई अपना व्यू देके जा रहा है स्टेट को लेकर, कि गवर्नमेंट ऐसा होना चाहिए, तुम्हारे यहाँ पे स्टेट का सिस्टम ऐसा होना चाहिए, है ना। तो उन्होंने बोला कि अब जो ये व्यू है ना स्टेट के रिगार्डिंग, इसको मैं डिवाइड करता हूँ 3 पार्ट के अंदर। 3 पार्ट के अंदर बोला, हाँ, बोले जहां पे स्टेट को एक ऑर्गेनिक व्यू से देखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मशीनिक व्यू बोलते हैं। ठीक है। जैसे ऑर्गेनिक व्यू, ऐसा कोई है फिलॉसफी? बिल्कुल है, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव थिंकिंग जब मैंने आपको पढ़ाई थी बीपीएससी 101 के अंदर, वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो कंजर्वेटिव थिंकर है वो क्या बोलते हैं कि भाई देखो, सोसाइटी क्या है, हमारी बॉडी ऑर्गन की तरह है। जैसे हमारी बॉडी के एक एक ऑर्गन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही सोसाइटी के अंदर हर एक उसका पार्ट क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है।
बिल्कुल सही बात है ना, यही पढ़ा था हमने कंजर्वेटिज्म के अंदर, बिल्कुल। अब जहां पे सोसाइटी को एक मैकेनिस्ट व्यू से देखा जाता है, जैसे कि लिबरलिज्म एक मैकेनिस्ट व्यू से देखा जा रहा है, बिल्कुल लेबर समझा जा रहा है, बिल्कुल। और जहां पे सोसाइटी को एक क्लास व्यू से देखा जाता है कि सोसाइटी को क्लासेस के अंदर डिवाइड किया जाता है, जैसे हमारे कार्ल मार्क्स जी कर रहे हैं, किसके अंदर, प्रोलेटेरिएट और बुर्जुआस के अंदर। तो इसको हम मार्क्सिज्म भी इसके अंदर एग्जाम्पल डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा इस चैप्टर का इंट्रो। चलो भाई आगे चलते हैं। व्हाट इज मार्क्सिज्म? मार्क्सिज्म क्या होता है? तो मार्क्सिज्म ना जनरली हम बोलते हैं कि जो कार्ल मार्क्स है, कौन है? कार्ल मार्क्स है। अब कार्ल मार्क्स कौन है नहीं पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसके बाद यही टॉपिक होगा। बोला जाता है कि मार्क्सिज्म मतलब जो कार्ल मार्क्स है उसके आइडियाज को बोला जाता है मार्क्सिज्म। लेकिन ये ट्रूली सही नहीं है, ये सत्य नहीं है कि जो कार्ल मार्क्स के ही आइडिया है उनको हम मार्क्सिज्म बोलेंगे, ना ना ना। फिर किसको बोलेंगे? बोले अरे भाई ठीक हो, लेकिन 50% ठीक हो। तुम कार्ल मार्क्स के आइडियाज को मार्क्सिज्म नहीं बोल सकते। कार्ल मार्क्स के बाद थोड़ा सा एंजल को भी दे दो ट्रॉफी, उसके कुछ सपोर्टर को भी दे दो। भाई फ्रीडरिच एंगल ने भी काफी काम करा है इसके अंदर, उसके सपोर्टर ने भी। इन सभी के आइडियाज को मिलके मार्क्सिज्म बनते हैं, समझे? तो मार्क्स के आइडियाज तो आते ही है, लेकिन फ्रीडरिच के भी आते हैं, उसके सपोर्टर के भी आते हैं। तो मार्क्सिज्म क्या है? मार्क्सिज्म एक बॉडी है, किसकी? आइडियाज की, जिसके अंदर हमको किसके डोमिनेंट आइडियाज दिखते हैं? कार्ल मार्क्स के। कार्ल मार्क्स के आइडियाज प्रीडोमिनेंट करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ और आइडियाज भी है। तो मार्क्सिज्म क्या है? एक लिविंग फिलॉसफी है। लिविंग बोले तो मरी हुई नहीं है कि आज के टाइम पे सर्वाइव ही नहीं करती है, बोले कि जिंदा है भाई। इसके अंदर जो मार्क्सिस्ट थिंकर है उन्होंने कंटिन्यूअसली अपना कंट्रीब्यूशन दिया है किसकी फिलॉसफी के अंदर? मार्क्सिज्म के अंदर। तो अगर आपसे कल को कोई पूछता है कि भाई मार्क्सिज्म क्या होता है, तो सीधा ये नहीं बोलना है कि कार्ल मार्क्स के आइडियाज को मार्क्सिज्म बोलते हैं, ना ना ना। कार्ल मार्क्स के साथ फ्रीडरिच और उसके सपोर्टर्स को, जो भी मार्क्सिस्ट फिलोसफर है, उनके आइडियाज को हम क्या बोलते हैं? मार्क्सिज्म बोलते हैं। अच्छा, अब ये कार्ल मार्क्स कौन है? भाई अभी बोला कि मार्क्सिज्म के अंदर एक इंसान है जिसके आइडिया प्रीडोमिनेंट कर रहे हैं, है ना? वैसे भी हम पढ़ने तो कार्ल मार्क्स को ही आए हैं, तो इंट्रो तो देना पड़ेगा। तो कार्ल मार्क्स कौन है? एक जनरल फिलोसफर है, इकोनॉमिस्ट है, हिस्टोरियन है, सोशलिस्ट है, पॉलिटिकल थियोरिस्ट है, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट है। भाई साहब एक दो भी नहीं, इतनी सारे किसी के अंदर हुनर मिलते हैं। देख लो भाई, जर्मन फिलोसफर, इकोनॉमिक्स हिस्टोरियन, मतलब हर एक हुनर इस बंदे के अंदर है। इसको बोला जाता है कि भाई इसी ने ही मार्क्सिज्म थ्योरी को डेवलप किया गया है, ठीक है। डेवलप किसने किया है? मार्क्सिज्म को कार्ल मार्क्स नहीं करा है। और ये क्या करता है? कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज करता है, बोले कि कैपिटलिज्म बेकार है। आज स्टार्टिंग से मन भाती उसको पसंद नहीं है कैपिटलिज्म, और भर भर के क्रिटिसाइज करेगा किसको? कैपिटलिज्म को। बोले कैपिटलिज्म को हटाओ और एक क्लासलेस सोसाइटी लेकर आओ। मतलब सोसाइटी के अंदर कोई भी किसी भी तरह की कोई क्लास नहीं होगी, सोसाइटी क्लास के अंदर डिवाइड ही नहीं होगी। वो एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाहते हैं। मार्क्स बिलीव करते हैं कि जो हिस्ट्री है ना भाई, जो हमारा इतिहास है, भारतीय इतिहास नहीं, वर्ल्ड का इतिहास, बोले इसके अंदर तो क्लास स्ट्रगल रहा है। क्लास मतलब सोसाइटी को अलग अलग क्लास के अंदर डिवाइड कर दिया गया है, और इन डिवाइड वाली क्लास के अंदर क्या रहा है? हमेशा युद्ध रहा है। किस चीज को लेकर? होगा किसी चीज को लेकर, वो आगे पता चल जाएगा। तो जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया बुर्जुआस और प्रोलेटरेट का, ये क्या नए नाम बता दिए। बुर्जुआस जो कि एक आउनिंग क्लास होती है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज को क्या कर रहे हैं? ऑन करके रख रहे हैं। प्रोलेटरेट जो बेचारे उन कंपनियों के अंदर काम कर रहे हैं, जो वर्कर हो गए। तो बुर्जुआस जो कि ओनर होते हैं, जो हर एक चीज को कंट्रोल करके बैठे हुए हैं, और प्रोलेटरेट जो दिन रात मजदूरी कर रहे हैं, ठीक है। इनके फेमस काम के बारे में भी जान लेते हैं। तो इनकी एक फेमस बुक है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो कि बाद में फ्रीडरिच एंगल्स ने भी लिखी थी, दास कैपिटल, जहाँ पे बताते हैं, क्या बोलते हैं कि देखो भाई ये कैपिटलिज्म को हटाओ, इसको भर भर के इन्होंने क्रिटिसाइज कर रहा है, और बोले कि इसके बदले तुमको क्या लेकर आना है? एक कलेक्टिव ओनरशिप वाली स्टेट लेकर आनी है, फिर सोसाइटी स्टैब्लिश करनी है जहाँ पे किसी का किसी भी तरह का कोई कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है। तो ये था कार्ल मार्क्स से कुछ आइडिया कार्ल मार्क्स के बारे में। चलो भाई आगे चलते हैं। अब आपसे चलता चलता कोई इंसान पूछ लेता है कि भाई ये बताओ, ये ओटिपियन और साइंटिफिक सोशलिज्म क्या है, और है तो इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? अच्छा जी, ये किसी ने नया नाम नहीं दिया है, मतलब जो आपसे पूछ रहे हैं ना उसको ही पहली बार उसी के अंदर से नहीं निकली ये चीज, ना ना ना, ये कार्ल मार्क्स ने ही नाम दिए।
अगर ओटोपियन सोशलिज्म और साइंटिफिक सोशलिज्म इन दोनों की बात करते हैं, दोनों ही नाम किसने दिए हैं? कार्ल मार्क्स ने दिए। ओटोपियन सोशलिज्म, कार्ल मार्क्स बोलता है कि सुनो भाई, मेरे से पहले भी कुछ सोशलिस्ट थिंकर थे, मेरे से पहले भी कुछ सोशलिस्ट थिंकर थे भाई, जो सोशलिज्म की बात करते थे, मैं उनको बोलता हूँ ओटोपियन सोशलिज्म, सोशलिस्ट। क्या बोलता हूँ मैं? उन थिंकर को ओटोपियन सोशलिस्ट बोलता हूँ। भाई क्यों बोलते हो? अगर तुम किसी का नाम रख रहे हो तो क्यों रख रहे हो, कारण तो बताओ। तो लोगों ने कार्ल मार्क्स से कारण पूछा कि भाई रीजन तो बताओ, तुम क्यों किसी इंसान को ओटोपियन बोल रहे हो? तो बोले कि ओटोपियन, पहले ये तो बताओ कि ओटोपियन का मतलब पता है तुमको? बोले बिल्कुल पता है। बोले ये ओटोपिया तो मैंने एक बुक के अंदर पढ़ा था, थॉमस मोरे की बुक के अंदर, उसकी नॉवल थी, उसके अंदर पढ़ा। उसमें ओटोपिया उसने एक ऐसी जगह के लिए यूज किया है, एक ऐसा आइसलैंड जहां पे एकदम परफेक्ट चीजें हैं, इकोनॉमी, सोसाइटी, पॉलिटिकल सिस्टम, हर एक चीज परफेक्ट है। ठीक है, एक ऐसी जगह जहां पे लोग बिल्कुल खुश है, किसी तरह का कोई चिंतन नहीं है, सॉरी चिंता नहीं है, कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, लोग एकदम खुश मजे वाली जिंदगी जी रहे हैं, उसको उसने ओटोपिया बोला है। ठीक है, और इसी वर्ड को उठा के कार्ल मार्क्स ने किसको चेप दिया? पहले वाले सोशलिस्ट थिंकर को। अब उसने क्यों चेपा? बोले इनके ऊपर कोई साइंटिफिक चीज ही नहीं है, बस बोले जा रहे हैं सोशलिज्म लेकर आएंगे ऐसे लेकर आएंगे। भाई कोई आइडिया तो दो, कोई अल्टरनेटिव तो दो, कैसे लेकर आना है, वो मैं दे रहा हूँ। बोले मेरी बातें हैं साइंटिफिक, मैं ऐसे ही आंधी तूफान में कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। तो मार्क्स बोलता है मेरे आइडिया है क्या साइंटिफिक, मैं एक साइंटिफिक सोशलिज्म लेकर आना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं अपने आप को क्या बोलता हूँ? साइंटिफिक सोशलिज्म। यहाँ पे साइंटिफिक क्यों बोला है? बोले मैंने पूरी हिस्ट्री को पढ़ा है भाई, इंटरप्रिटेट किया है पूरी हिस्ट्री की इकोनॉमी को, और एक मेथड का यूज करा है जिसका नाम है डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म। अब ये डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म क्या होता है, इसके बारे में आगे जानकारी आपको मिल जाएगी। और फिर उसके बाद मैंने आपको प्रोवाइड करा एक सिस्टम, क्लासलेस, एक्सप्लॉयटेशनलेस, मतलब जहां पे किसी तरह का किसी के साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। एक ऐसी सोसाइटी स्टैब्लिश करने के लिए भी मैंने एक मैकेनिज्म दिया है। मैंने बस ऊपरी ऊपरी बातें नहीं करी है कि हाँ भाई ये और वो, कि सब परफेक्ट होगा ये और वो, नहीं भाई, मैंने पूरी हिस्ट्री की इकोनॉमी को पढ़ा है, इसलिए मैं अपने सोशलिज्म को क्या बोलता हूँ? साइंटिफिक सोशलिज्म। अब आगे एक और नया नाम आता है, इवोल्यूशनरी एंड रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म। अब ये क्या होता है? इवोल्यूशनरी मतलब भाई शांति से, ये चाहते हैं कि सोशलिज्म आए। सोशलिज्म समझते हो ना? सोशलिज्म जहां पे पूरी सोसाइटी कंट्रोल करके रखेगी रिसोर्सेज को, एक तरीके से गवर्नमेंट या सोसाइटी कंट्रोल करके रखेगी, प्राइवेट ओनरशिप नहीं रहेगी, मतलब मेरा घर मेरा नहीं रहेगा, वो पूरी सोसाइटी का रहेगा। ठीक है, वो पूरी सोसाइटी का रहेगा। ओके, लेकिन ये बोलते हैं कि देखो भाई सोशलिज्म लेकर आएंगे, सोसाइटी शांति से आ जाएगा, काहे इतनी चिंता करनी है ना, काहे इतनी चिंता करनी है, धीरे धीरे आता रहेगा सोशलिज्म जैसे आएगा। अच्छा, कोई वायलेंस की जरूरत नहीं है, अरे वायलेंस वगैरह मत करो, शांति से आता रहेगा जब मन करेगा। लेकिन अगर हम कार्ल मार्क्स की तरफ चलते हैं तो कार्ल मार्क्स ने कभी शांति की बात नहीं करी है, उसने हमेशा क्रांति की बात करी है। उसका आइडिया रिवोल्यूशनरी था, बोले शांति से नहीं होगा कुछ भी, शांति से तो सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन ही होता रहेगा जो अब तक होता ही आया है। सोसाइटी को चेंज करना पड़ेगा, और ये चेंज कभी शांति से नहीं होगी, सोसाइटी वायलेंस से होगी, इसलिए क्रांति करो और साइंटिफिक सोशलिज्म लेकर आओ। इसलिए हम क्या बोलते हैं? कार्ल मार्क्स को रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके आइडिया जो है सोशलिज्म को लेकर वो रेवोल्यूशनरी है। ठीक है भाई, अब चलते हैं। अब हम कुछ बेसिक प्रिंसिपल पढ़ते हैं मार्क्सिज्म के। मार्क्सिज्म जो आइडियोलॉजी है ना, उसका कुछ बेसिक सिद्धांत है। अब ये क्या क्या है? तो मार्क्सिज्म बोलता है कि देखो भाई, मेरे कुछ बेसिक टर्म है जिसको मैं यूज करके बताऊंगा कि कैसे एक साइंटिफिक क्या लेकर आना है, सोशलिज्म लेकर आना है। भाई उसने हिस्ट्री को इंटरप्रिटेट करा हुआ है, हिस्ट्री के अंदर क्या क्या उसको मिला, फिर सॉल्यूशन कैसे प्रोवाइड करा, तो ये कहानी अपने प्रिंसिपल के थ्रू वो हमको समझाना चाह रहा है, तो उसी को आपको समझने की कोशिश करनी है। ओके भाई, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो प्रिंसिपल है वो है डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म। अभी डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म क्या होता है? डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म एक साइंटिफिक मेथोलॉजी है, मतलब एक मेथड है। ठीक है, और ये किसने लेकर आया? इसको मार्क्स और एंजल लेकर आए हैं, वही फ्रीडरिच एंजल। इन दोनों ने क्या करा है? हिस्ट्री को इंटरप्रिटेट करने के लिए एक मेथड दिया है। तो मार्क्स ने ये जो आइडिया किससे लिया है? अपने जर्मन फिलोसोफर हेगल से लिया है। किससे लिया है? हेगल से लिया है। इनका खुद का आइडिया नहीं है, कॉपी पेस्ट मारा है इन्होंने। हेगल से उठा के मार्क्स ने क्या कर दिया है? इस मेथड को यूज करा है।
अब यहाँ पे डायलेटिकल, ये काफी पुराना मेथड है भाई, हाइगल से ले रहा है तो पुराना ही होगा, तो बोले कि ये काफी पुराना मेथड है। इस मेथड के अंदर तुम किसकी खोज में हो? सत्य की खोज में हो। बोले सत्य हमेशा कॉन्ट्रडिक्शन होते हैं, मतलब कुछ भी चीज होती है, कोई भी एक सिस्टम होगा, उस सिस्टम के अगेंस्ट अपोजिट आइडिया होंगे, एक अपोजिट सिस्टम होगा, फिर दोनों के बीच में हम देखेंगे कि सही क्या है ना। एक थीसिस मतलब एक सिस्टम हो गया, जैसे फिडवलिज्म हो गया, एंटीथीसिस उसके अपोजिट वाला सिस्टम हो गया कैपिटलिज्म। भाई फिडवलिज्म के बाद ही तो कैपिटलिज्म आया है, जब लोगों को पसंद नहीं आया फिडवलिज्म, लोगों ने अपोज करा, उसके अंदर एक्सप्लॉइटेशन बढ़ गया, फिर कैपिटलिज्म आया। तो बोले कि थीसिस, एंटीथीसिस और इनके बाद बनता है सिंथेसिस। इसी को डायलेटिकल ट्रेड भी बोलते हैं, और बोलते हैं कि इन डायलेटिकल प्रोसेस से ही हमारा क्या होता है, प्रोग्रेस और ग्रोथ होता है। ठीक है भाई, हर एक स्टेज पे हमको ग्रोथ मिलता है, हर एक चीज पे हमको कॉन्ट्रडिक्शन मिलता है, यही कॉन्ट्रडिक्शन चेंज लेकर आता है, प्रोग्रेस लेकर आता है, डेवलपमेंट लेकर आता है। मुझे पता है अभी भी समझ नहीं आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोले कि चलो ठीक है, एक एग्जांपल देते हैं बहुत ही इजी सा। तुमने कोई टेस्ट लिखा, एक आंसर लिखा, ठीक है, लिख दिया भाई आंसर। अब जो तुमने आंसर लिखा है ना, ये है थीसिस, मतलब तुमने एक आंसर लिखा है। तुम उस आंसर को अपने मैम के पास लेकर गए कि लो भाई मैम जी चेक करो हमारा आंसर। अब मैम ने कुछ कमियां निकाल दी कि ले भाई तेरे को 10 में से 5 नंबर दिए जाते हैं, और 5 नंबर में भी उन्होंने कुछ कमियां बता दी कि इस बेस पे मैं तुम्हारे मार्क्स काट रही हूँ। जो जिस बेस पे काटे गए हैं मार्क्स, वो होगा एंटीथीसिस। भाई अपोजिट है ना तुम्हारे आइडिया के, कि वो तुम्हारे आंसर में नहीं मिला, ऐसा नहीं लिखना था, ऐसा होना चाहिए था, वो क्या हो गया, एंटीथीसिस। अब इसके बाद जो एक परफेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, सिंथेसिस। अब उसके अंदर कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि आगे से तुम अपने मैम की भी सुनोगे, अपने आंसर को भी देखोगे, फिर उसके बाद एक परफेक्ट आंसर फ्रेम करोगे, तो वो क्या बनेगा, सिंथेसिस। और इसी से प्रोग्रेस आता है और डेवलपमेंट आता है। ठीक है, तो थीसिस हमेशा कौन, थीसिस को कौन चैलेंज करता है, एंटीथीसिस। ठीक है, हम सत्य को ढूंढते हैं, तो ट्रुथ क्या होता है, परमानेंट होता है, जो कमियां होती है वो हमेशा छूट जाती है। समझे, तो ये है। तो मार्क्स बोलता है कि हेगल का कॉन्सेप्ट डायलेक्टिकल का बढ़िया था, लेकिन इसने उल्टा रखा था, मतलब उसका डायलेक्टिक्स का मेथड जो था वो सिर के बल खड़ा हुआ था, तो इसलिए मैं उसको पैर के बल खड़ा करना चाहता हूँ। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं हिस्टोरिकल मेटलिज्म। और हिस्टोरिकल मेटलिज्म क्या है? अभी जो हम डायलेक्टिकल मेटलिज्म पढ़ रहे थे, उसी को जब यूज किया हिस्ट्री को पढ़ने में, तो उसी को हिस्टोरिकल मेटलिज्म बोल दिया। कुछ नहीं है। अगर आपको साइकिल सिखाना कोई बता रहा है कि भाई देखो ऐसे पेंडल मारना है, इतना ब्रेक लगाना है, तो वो एक तरीके से उसने मेथड बताया, इस तरीके से तुमको साइकिल चलाना है। लेकिन जब तुमने साइकिल चलाना स्टार्ट करा, है ना, तो तुमने उस मेथड को यूज करा, तो वो क्या हो गया, वो यूज हो गया। तो ऐसी जो अभी बड़ी बड़ी बातें कार्ल मार्क्स कर रहा था कि थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस, तो इसी मेथड को जो हिस्ट्री को पढ़ते वक्त यूज कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल मेटलिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो हिस्टोरिकल मेटलिज्म मतलब जहां पे वो अप्लाई कर रहा है डायलेक्टिकल मेटलिज्म को हिस्ट्री को इंटरप्रिटेट करने में। ये एक इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन है किसका, वर्ल्ड हिस्ट्री का, जहां पे मार्क्सिस्ट क्या करता है, डायलेक्टिकल मेटलिज्म का अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे जो वो हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं ना, बोले हिस्ट्री के अंदर तो 4 स्टेजेस मेरे को मिलता है, 4 स्टेजेस बोले 4 तरीके की सोसाइटी मिली है, पूरी सोसाइटी 4 स्टेजेस में है। प्रिमिटिव कम्युनिज्म, स्लेवरी सिस्टम, फेडरलिज्म एंड कैपिटलिज्म, एक एक स्टेज को पढ़ते हैं। प्रिमिटिव कम्युनिज्म, बोले यहाँ पे लोग जो है बहुत ही एकदम शांति बढ़िया वाले लोग हैं, किसी के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई किसी का एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर रहा, सोसाइटी किसी भी क्लास के अंदर नहीं डिवाइड हुई, कोई गवर्नमेंट भी नहीं है, जो प्रिडिक्शन है वो काफी पुराना है, टेक्नोलॉजी बिल्कुल है ही नहीं, और जो चीजें हैं सोसाइटी के अंदर जो प्रोडक्शन है उसको पूरी कम्युनिटी ऑन करके हुई बैठी हुई है। कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं है, किसी भी तरह का कोई विभाजन नहीं है, किसी भी तरह का किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, कोई भी हमको प्राइवेट ओनरशिप इसके अंदर नहीं दिखती है। ठीक है, कोई क्लास स्ट्रगल भी नहीं दिखते। यहाँ पे हंटिंग वेपन लोग यूज करते हैं, फिशिंग नेट यूज करते हैं, और उसी से अपना मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कमा लेते हैं। मतलब पूरी चीज को कौन और करके रखी है, कम्युनिटी। अबे याद करो वो जंगलों वाली लाइफ, जहाँ पे आदि मानव एक तरीके से रहते हैं या फिर ट्राइबल रहते हैं, वहां पे उनका कोई ऑनर नहीं होता, किसी भी तरह का किसी का कोई घर नहीं होता, हर एक पूरी कम्युनिटी ऑन करके रखती है। अपना सेल्फ कंजप्शन के ऊपर वो फोकस करते हैं, ना कि सरप्लस के ऊपर। ठीक है, तो उसी की बात कर रहे हैं कि हुक्का नक्का नक्का, वो याद करो, ट्राइबल वाली एक तरीके से पुरानी वाली जिंदगी, आदि मानव वाली, एक आदि मानव नहीं बोलूंगी एक तरीके से, लेकिन जहाँ पे पूरी कम्युनिटी ओन करके बैठी हुई है। ठीक है, किसी भी तरह का कोई टेक्नोलॉजिकल हमको वो दिखता नहीं है, लोग बस अपने पेट के लिए काम करते हैं, और चलो भाई आगे चलो। आगे आता है स्लेवरी सिस्टम। बोले प्रिमिटिव कम्युनिज्म के बाद आता है स्लेवरी सिस्टम। यहाँ पे बोले ये टेक्नोलॉजी है ना, वो कभी एक जगह थमती नहीं है। अगर एक इंसान को पत्थर मिल गया ना, उस पत्थर को मारेगा, बोले ये आग सा चला, अरे भाई ठीक है,
फिर आगे उसको उसको पहनाने की कोशिश करेगा, उसको शार्प बनाएगा। फिर शार्प से उसने देखा इसको तो मैं सीधे शेर के पेट में घुसा दूंगा। फिर उसके बाद उससे वेपन बनाने स्टार्ट करा, है ना। फिर उसी पत्थर से आग जलाना स्टार्ट करा। देख रहे हो कितनी जल्दी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। पहले वो पत्थर बस एक दूसरे का सर फोड़ने में काम आ रहा था, लेकिन अब देखो कितना काम आ गया है। तो ऐसे ही बोल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी भाई डेवलप होती रहती है, और टेक्नोलॉजी डेवलप होगी तो मतलब मीन्स ऑफ प्रोडिक्शन भी डेवलप होगा। फिर धीरे धीरे आयरन मिलेगा, आयरन से लोग वेपन बनाएंगे और फिर अपना काम काज करेंगे बढ़िया। तो इसी से जब धीरे धीरे जब तुम्हारा प्रोडिक्शन बढ़ने लगता है तो सरप्लस प्रोडिक्शन होने लगता है, तो यहीं से प्राइवेट ओनरशिप बढ़ जाती है। अब तुम्हारे पास खाने के लिए है, बिल्कुल है, और सरप्लस भी है, तो उससे कमाओ, अच्छा पैसा कमाओ। तो इसलिए हमारा प्राइवेट ओनरशिप भी आ गया। अब सोसाइटी प्रॉपर्टी ओनिंग और प्रॉपर्टी लेस क्लास के अंदर डिवाइड हो चुकी है, मतलब किसी के पास प्रॉपर्टी है, किसी के पास नहीं है। स्टार्टिंग में सोसाइटी डिवाइडेड इन मास्टर और स्लेव्स के बीच है। मास्टर जिनके पास प्रॉपर्टी है, स्लेव जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है। सिंपल बोले हैव और हैव नॉट की क्लास है, मतलब जिनके पास कुछ भी नहीं है, और हैव्स मतलब जिनके पास है। मास्टर क्या हुए, हैव, स्लेव्स क्या हुए, हैव्स नॉट। ये स्लेव्स क्या करेंगे, कैरी करेंगे प्रोडक्शन पे, मतलब वही काम करेंगे। और ये स्लेवरी सिस्टम बाद में जाके फेडरलिज्म में चेंज हो जाता है, मतलब टेक्नोलॉजी और डेवलप होती जाएगी। अब वही मास्टर किसके अंदर चेंज हो जाएंगे, फिडवल लॉर्ड। मतलब अभी तो मास्टर था लेकिन और जमीन हो गई उसके पास तो, लेकिन बेचारा स्लेव तो भाई हमेशा काम ही करता रह गया। अब वो पीसेंट बन गया है। अब वो पीसेंट डिपेंड होने लगे किसके ऊपर, उन मास्टर, उन फिडवल लॉर्ड्स के ऊपर। ठीक है। अब जो फिडवल लॉर्ड्स है वो डोमिनेट करेंगे किसको, सोसाइटी को, और एक्सप्लॉइट करेंगे हमारे पीसेंट बंधु भाई को। आगे चलते हैं। बोले इस फेडरलिज्म के बाद आएगा कैपिटलिज्म। टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, मजे से डेवलप हो रही है बढ़िया एक तरीके से। सोसाइटी के अंदर एक मिसमैच हुआ पड़ा है हैव्स और हैव्स नॉट का। भाई स्टार्टिंग से वो मास्टर और स्लेव्स का कहानी चला आ रहा है, वही मास्टर बाद में लैंडलॉर्ड बन जाता है, वही स्लेव बाद में जाके पीसेंट बन जाता है। अब वही पीसेंट जाके जब इंडस्ट्री बनेगी तो प्रोलिटरेट बन जाएगा, वर्कर बन जाएगा, क्योंकि उसके पास तो है ही नहीं कुछ भी। और वही जो अभी फेडरल लॉर्ड से वो बुर्जुआस बन जाएंगे, है ना। तो सोसाइटी डिवाइड हो गई है हैव्स और हैव्स नॉट की क्लास में। इन प्रोलेटरेट, ये प्रोलेटरेट काम करेंगे, इनको एक्सप्लॉइट किया जाएगा। कहाँ पे काम करेंगे, इंडस्ट्री वर्कर की तरह। ठीक है। तो ये थी हमारी पूरी कहानी, जहाँ पे उन्होंने पूरी सोसाइटी को अलग अलग स्टेज में बताया है। आगे चलते हैं थ्योरी ऑफ सरप्लस क्या है। तो मार्क्स बोलता है कि देखो थ्योरी ऑफ सरप्लस, जहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि जो एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी है कैसे एक्सप्लॉइट करती है हमारे किसको, वर्कर को। अच्छा बताओ। तो बोलते हैं लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूँ। अच्छा जी। बोले अगर तुम्हें कोई भी प्रोडिक्शन करना है, कोई भी काम करना है ना, तो उसके चार फैक्टर होते हैं, लेबर, लैंड, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। भाई तुमको कुछ भी करना है, कुछ भी कर लो, है ना, कोई भी काम करना है तो उसके लिए लेबर चाहिए, उसके लिए जमीन चाहिए, उसके लिए कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए ना, मशीनरी चाहिए, और क्या चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है तुम्हारा लेबर। और लेबर नहीं होगा ना तो तुम्हारा जो ये अलग फैक्टर, लैंड, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन का क्या करोगे, कुछ काम नहीं होगा, सारी चीजें बर्बाद होंगी तुम्हारी। और जो लेबर है ना वो एक कमोडिटी है, मतलब एक तरीके से एक चीज है जिसको तुम बेच भी सकते हो, खरीद भी सकते हो। ठीक है, उसको एक कमोडिटी की तरह बताया गया है। अब लेबर जो है ना उसको अलग तरीके से बोला जाता है। ये जो लेबर है यही तुम्हारे लिए वैल्यू, पैसा क्रिएट करेगा। कैसे क्रिएट करेगा, ये सरप्लस वैल्यू क्रिएट करेगा, सरप्लस वैल्यू, हाँ। और ये सरप्लस कमाएगा, लेकिन वो पैसा किसके हाथ में जाएगा, उन इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में। भाई कैसे जाएगा, देखो भाई, एक लेबर कैसे वैल्यू क्रिएट करता है। ये हमारा एक लेबर भाई है, कौन है, हमारा लेबर भाई है। इसको पूरी मंथली तनख्वाह मिलती है 15,000। ठीक है। लेकिन ये कंपनी के लिए एक तरीके से वैल्यू क्रिएट कर रहा है 25,000 का। कैसे, देखो ये काम कर रहा है 25,000 का, लेकिन इसको तनख्वाह कितनी मिल रही है, 15,000। एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसी लेबर को एक दिन का मिलता है 1,500 रुपए। ठीक है, 1,500 रुपए मिलता है, या फिर 15,000 रुपए मिलता है, वैसे मिलता नहीं है लेकिन ले लेते हैं कि एक दिन का इसको 15,000 मिला है। लेकिन इससे वैल्यू क्रिएट करी है 25,000 की, मतलब इसने एक टी शर्ट बनाई है एमसी स्टैंड की जो कि 25,000 की है। ठीक है, तेरा घर जाएगा वो वाली। तो 25,000 की टी शर्ट बनाई है, लेकिन एक दिन में इसने 25,000 की टी शर्ट बना दी है, ध्यान इधर देखो। और इसको पैसा कितना मिल रहा है, 15,000। कितना मिल रहा है, 15,000। तो बचा हुआ 10,000 कौन ले गया, अरे वो कंपनी के हाथ में गया है, वो इसके हाथ में नहीं आया है। बना कौन रहा है सामान, बेचारा लेबर बना रहा है, वर्कर बना रहा है। लेकिन वो रिमेनिंग प्रॉफिट किसके हाथ में, कैपिटलिस्ट के हाथ में। तो यही बात बोली जा रही है यहाँ पे, ये यही बात बोली जा रही है। बोले ये बड़े बड़े कैपिटलिस्ट क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सप्लॉइट करते हैं हमारे वर्कर को। सरप्लस कौन कमाता है, हमारा लेबर कमाता है, लेकिन पैसा किसके हाथ में जाता है, इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में, बुर्जुआस के हाथ में। तो इसलिए इसको अबोलिश किया जाना चाहिए। अब हम चलते हैं क्लास स्ट्रगल के ऊपर।
मार्क्स के अकॉर्डिंग पूरी हिस्ट्री में अब तक सोसाइटी के अंदर क्लास स्ट्रगल रहे। बोले कोई भी स्टेज में चले जाओ, हर एक स्टेज में हिस्ट्री के अंदर क्या दिखा है, क्लास स्ट्रगल दिखा है। प्रिमिटिव कम्युनिस्ट सोसाइटी को छोड़ के, जहाँ पे अपना आदिमानव वाला जिंदगी था, ट्राइबल वाला जिंदगी था, किसी भी तरह का कोई सरप्लस नहीं था, किसी भी तरह का कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं था, उसको छोड़ के हर एक स्टेज के अंदर, हर एक एज के अंदर डोमिनेंट एंड डिपेंडेंट हैव्स और हैव्स नॉट की क्लास दिखी है। ये क्लास हमेशा कॉन्ट्रडिक्टरी दिखी है, एक के पास बहुत कुछ है और एक के पास सर्वाइवल के लिए भी नहीं है, बेचारा खाने पीने के लिए भी नहीं है। ये जैसे हम स्लेवरी सिस्टम की बात कर लेते हैं, स्लेवरी सिस्टम जहाँ पे मास्टर जिनके पास बहुत कुछ है, स्लेव जिनके पास कुछ भी नहीं है। फेडरलिज्म जिसके पास फेडरल लॉर्ड्स के पास बहुत सारा जमीन है, पीस एंड जो बेचारा काम कर रहा है दिन रात, जब भी उसको सर्वाइवल के लिए भी नहीं मिल रहा है। कैपिटलिज्म जहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है जो कि 12-12 घंटे कर रहे काम कर रहे हैं, फिर भी उनको इतनी बहुत ही कम तनख्वाह मिलती है सर्वाइवल के लिए। बोले ये सब क्लास स्ट्रगल चल रहा है इनके बीच में। अब तुम कोई भी हर एक स्टेज में चले जाओ, बुर्जुआस और प्रोलेटेड के बीच में होगा, फेडरल लॉर्ड पीसेंट के बीच में होगा। बोले इनके बीच में क्यों हो रहा है ये? इनके बीच में इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हैव्स वाली क्लास है वो क्या करती है, वो हमेशा एक्सप्लॉइट करती है, और जो हैव्स नॉट वाली क्लास है उनको सर्वाइवल के लिए भी नहीं है उनके पास चीजें। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा दिक्कत रहा है हमारे इसके अंदर, इसलिए हमारा क्लास स्ट्रगल रहा है। अब इस क्लास स्ट्रगल को खत्म करने के लिए क्रांति करनी पड़ेगी। क्लास स्ट्रगल है वो चलता ही रहेगा, तुम स्ट्रगल करते रहो, लेकिन जब तक तुम क्रांति नहीं करोगे ना, सिस्टम को चेंज नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। बोले क्लास स्ट्रगल लड़ते रहो चूं चां करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। क्रांति कर डालो, एकदम पूरा सिस्टम चेंज करके वायलेंस कर दो, हो जाएगा खत्म। तो मार्क्स बोलता है रिवोल्यूशनर रिवोल्यूशन क्या है, इनडेसिबल मिडवाइफ और सोशल चेंज। अगर सोसाइटी के अंदर चेंज करना है ना तो क्रांति करनी पड़ेगी। बोले ये जो सिस्टम अभी तक चला हुआ है ना, फेडरलिज्म का, स्लेवरी सिस्टम का, कैपिटलिज्म का, इसके अंदर हमको क्लास स्ट्रगल दिखा है। इस क्लास स्ट्रगल को खत्म करना है तो क्रांति कर डालो, और क्रांति कौन करेगा, हमारा वर्कर प्रोलिटरेट करेगा। और इसी से जो अब तक का मिसमैच सोसाइटी के अंदर था वो एंड हो जाएगा। ठीक है, अब डिक्टेटरशिप होगी प्रोलेटरेट की, वर्कर। अभी तक हमारे बड़े बड़े बुर्जुआस लेके कंट्रोल बैठे थे, लेकिन इस रिवोल्यूशन के बाद कौन डिक्टेटरशिप में रहेगा, प्रोलेटरेट। ठीक है, ये एक सोशलिस्ट स्टेट होगी। यहाँ पे बुर्जुआस ट्राई करेगा कि वो दोबारा से क्रांति करे, अपने पुराने सिस्टम को लेकर आए, लेकिन पावर इतनी इजीली नहीं देनी है। हमेशा प्रोलेटरेट को ही अपने डिक्टेटरशिप बना के रखनी है। बोले पहली बार एक ऐसी गवर्नमेंट होगी जहां पे मेजॉरिटी के हाथ में कंट्रोल होगा। अरे ठीक है, एक स्टेट है, एक सरकार है, या फिर एक सोसाइटी है जहाँ पे मानते हैं कि बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लेकिन कितने लोग होंगे वो इंडस्ट्रियलिस्ट, वो अमीर लोग कितने ही होंगे। भाई मेजॉरिटी के अंदर तो गरीब लोग ही पाए जाते हैं स्टेज के अंदर, है ना। हर एक सोसाइटी के अंदर तो ज्यादा गरीब ही होता है, अमीर लोग तो कम होते हैं। तो बोले पहली बार मैंने मेजॉरिटी, ज्यादा लोगों के हाथ में पावर देखी है, जहाँ पे मैंने वर्कर को पावर दिया है। तो इसलिए तुम क्या बोलते हो कि डेमोक्रेसी जहाँ पे मेजॉरिटी का रूल हो, तो मतलब पहली बार तुमको क्या दिखेगा, मेजॉरिटी का रूल दिखेगा। तो इसलिए मेरे लिए प्रोलिटरेट वाली स्टेट ही क्या है, डेमोक्रेसी वाली गवर्नमेंट है। ठीक है, वही एक डेमोक्रेटिक स्टेट है। कम्युनिज्म, बोले प्रोलेटरेट का डिक्टेटरशिप ज्यादा टाइम नहीं चलाना है, मैं चाहता हूँ कम्युनिज्म लेकर आने, कम्युनिस्ट सोसाइटी। अब कम्युनिस्ट सोसाइटी लेकर आओ जहाँ पे किसी भी तरह का कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो, कोई प्राइवेट ओनरशिप ना हो, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पूरा कम्युनिटी ऑन करके रखे, कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगा, कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा, कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा तो सोसाइटी में कोई डिवीजन नहीं होगा, कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं होगी तो प्रॉपर्टी लेस क्लास होगी, हैव्स और हैव्स नॉट का मुद्दा रहेगा ही नहीं, कोई किसी के ऊपर डिपेंड और डोमिनेट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारी पूरी ऐसी सोसाइटी होगी। ठीक है भाई, तो कम्युनिस्ट सोसाइटी जहां पे बोला जाता है हर एक इंसान अपनी कैपेसिटी अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग काम करेगा। ठीक है भाई, तो ये पूरी हमारी सोसाइटी होगी कम्युनिस्ट। अब थ्योरी ऑफ एलिनेशन क्या होता है, तो थ्योरी ऑफ एलिनेशन ये भी मार्क्सिस्ट का ही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे बात करते हैं कि इंसान कैसे एलिनेट होता है, कैसे अलग होता है दुनिया से, अपने आप से, हर चीज से। बोले एक वर्कर है जो एक कंपनी में काम कर रहा है, भाई दिन रात काम करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे, पहले वो क्या होगा, अपने काम से एलिनेट होगा, अपने काम से बिल्कुल। एक इंसान है जो क्या कर रहा है, एक तरीके से एक पेंसिल बना रहा है। ठीक है, एक पेंसिल बना रहा है, एक लेबर एक कंपनी के अंदर पेंसिल बना रहा है। भाई नटराज की पेंसिल बना रहा है, नटराज कंपनी में काम कर रहा है। तो मुझे ये बताओ वो अपने अकॉर्डिंग पेंसिल बना सकता है, नहीं बना सकता। जैसा कंपनी बोलेगी ऐसी पेंसिल बनानी पड़ेगी, गलती से भी उसने डॉम्स का डिजाइन बना दिया ना, भाई उसकी पेंसिल को फेंक दिया जाएगा। तो वही है, वो अपने काम को अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं, जैसा कंपनी बोलेगी ऐसा ही करेगा, तो मतलब उसकी क्रिएटिविटी से वो क्या हो गया, दूर हो गया। और इतना काम करेगा दिन रात, इतना काम करेगा, वो नेचर से भी दूर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो अदर पर्सन है उनसे भी दूर हो जाएगा, फिर उसके लास्ट में वो अपने आप से भी दूर हो जाएगा।
ठीक है? उसके पास तो इतना टाइम ही नहीं रहा है क्योंकि वो तो 12-13 घंटे काम कर रहा है कंपनी के अंदर, तो इसलिए वो एलिनेशन की थ्योरी देते हैं। फ्रीडम की बात करें कि कैपिटलिज्म के अंदर किसी भी तरह का कोई फ्रीडम नहीं होता है, यहाँ पे एक्सप्लॉइट किया जाता है, डिह्यूमनाइज़ होता है, एलिनेशन होता है, इसलिए लोगों को फ्रीडम दो। जो इंसान करना चाहता है वो करे, वो इंडिपेंडेंट रहे। यहाँ पे यही बात की जा रही है, ठीक है? अब मार्क्सिस्ट को लोग क्या करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, क्यों करते हैं? बोले तुमने सोसाइटी को 2 उसमें क्लास में बताया, हैव्स और हैव्स नॉट। भाई बहुत सारी क्लासेस होती है। हमारे इंडिया के अंदर जो सिस्टम था, वर्ना सिस्टम, उसी के अंदर सोसाइटी को 4 क्लासेस के अंदर डिवाइड करके रखा, 4 वो ग्रुप बनाया था ना वर्ना सिस्टम के अंदर, और तुम 2 ग्रुप के अंदर बांट चले गए सोसाइटी को। बोले नहीं भाई, नहीं होगा। और तुमने तो मिडिल क्लास की तो बात ही नहीं करी है। आज के टाइम पे तो मिडिल क्लास ही है। इतना ना ही रिच क्लास है ना ही पुअर क्लास है, मिडिल क्लास का इंपॉर्टेंट रोल है। मिडिल क्लास की तो कहीं नामो निशान नहीं दिया है मार्क्स से। बोले कि कैपिटलिज्म खत्म हो जाएगा, सोशलिज्म बढ़ जाएगा। आज के टाइम पे हर एक सोसाइटी, हर एक कंट्री कैपिटलिज्म को ही फॉलो कर रही है। धीरे धीरे सोशलिज्म खत्म होता जा रहा है भाई। यूएसएसआर के अंदर सोशलिज्म ठप, खत्म, डिसइंटीग्रेट। बोले कैपिटलिज्म ही बढ़ रहा है। तो मार्क्सिस्ट का जो व्यू है, वो इकोनॉमिस्ट है, उसने इकोनॉमी को ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर माना है सोसाइटी के अंदर, सोशल चेंज के अंदर। उन्होंने पॉलिटी, सोसाइटी, मोरालिटी, वैल्यूज, इन सब की तो किसी की बात ही नहीं करी है। तो इसी लोग उनको भर भर के क्रिटिसाइज करते हैं। अब आपका लास्ट चैप्टर है जो कि बीपीएससी 113 का, वहाँ पे कैपिटलिज्म की बात करी जाती है। कैपिटलिज्म का एक अपने आप से बना के लिख देना अपने आप से कि ऐसा सिस्टम जहाँ पे हमारे प्राइवेट ओनरशिप होती है, ये प्राइवेट ओनरशिप होती है। फिर उसके बाद कॉम्पिटेटिव मार्केट होती है, लेबर वेज होती है, और कैपिटल एक्यूमुलेशन होता है। सोशल डेफिनेशन देखें तो एक सोशल सिस्टम है जहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे काम करते हो। आपके पास पूरा फ्रीडम होता है काम करने का, लीगल रिस्ट्रिक्शन होता है, पूरा प्राइवेट ओनरशिप होती है, फ्री कंपटीशन होता है, मार्केट का, गवर्नमेंट का किसी भी तरह का कोई कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, तो यही सारी बातें इसके अंदर बोली जा रही है। देन उसके बाद फीचर की बात करें, प्राइवेट ओनरशिप प्रॉफिट मोटिव होता है। हर एक कंपनी अपने प्रॉफिट के लिए काम करती है, सबको पता है। अगर कोई लेबर है या फिर हर कोई वर्कर है कंपनी के अंदर काम कर रहा है, प्राइवेट कंपनी के अंदर, तो भाई उसको प्रॉफिट कमाना है, उसको क्या लेना देना है, कुछ नहीं लेना देना है ना। जो वर्कर होते हैं वो सिर्फ अपनी एबिलिटी से काम करते हैं, जितना वो कर सकते हैं उतना उनके लिए उनको बेस सैलरी वेज मिल जाता है। वो फ्री है, जो वो करना चाहते करे। कंपटीशन होता है, भर भर के कंपटीशन होता है, क्योंकि क्या है, प्राइवेट ओनरशिप है। यहाँ पे हर एक मार्केट एक दूसरे को क्या करना चाहती है, कॉम्पिटिट करना चाहती है, हिट करना चाहती है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा का पूरा कहानी कार्ल मार्क्स को लेकर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो मेरे को बताने का है। तो एक ही वीडियो के अंदर मैंने आपको 3 यूनिट करा दिया। अब देख लो, डायलेक्टिकल मेटलिज्म पढ़ाया है नहीं पढ़ाया है, ये पांचों के पांचों स्टेज पढ़ाई है नहीं पढ़ाई है, बिल्कुल पढ़ाई है। फिर उसके बाद ये बुर्जुआस कैप प्रोलेटरेट ये बता दिया है। ठीक है, और ये क्लास स्ट्रगल भी मैंने आपको बता दिए है। ये इंपॉर्टेंट है, कैपिटलिज्म और ये फीचर इसका बता दिया है। ठीक है, थ्योरी ऑफ सरप्लस, थ्योरी ऑफ एलिनेशन, ये सारा कुछ पढ़ा दिया, कुछ बचा ही नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को कोई समझ में आया होगा। कोई दिक्कत परेशानी तो बताने का है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के। सो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना। जय जय श्री राधेश्याम।